हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो एंड कोपॉलीमराइजेशन बिहेवियर। ठीक है, तो जो मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो होती है वो हमने लास्ट वीडियो में भी देखी थी जब हमने कोपॉलीमर इक्वेशन को ड्राइव किया था। वहाँ पे हमने मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो यूज़ की थी। ठीक है, तो वो जो हमारी इक्वेशन थी उससे हमें क्या पता चलता था, हमें उससे कॉम्पोजिशन ऑफ कोपॉलीमर का पता चलता था। ओके, तो जो कोपॉलीमर होता है उसमें हम इनमें जो है दो डिफरेंट टाइप के मोनोमर्स लेते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे M1 और M2 लिया था। अब ये जो मोनोमर है इसकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, जो पॉलीमर सिंथेसाइज हुआ है यूजिंग दीज मोनोमर्स M1 और M2, उसकी क्या कॉम्पोजिशन होगी, ये जो है ये डिपेंड सिर्फ आपकी मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये मोनोमर्स की रिएक्टिविटी रेशोज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ओके, तो बात आती है कि ये मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो क्या होती है। तो जो मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो होती है ना, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहूँ तो मोनोमर, आपको पता है कि जो कोपॉलीमर होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मतलब कि वहाँ पे आपके पास क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। फिर जो फ्री रेडिकल किसी मोनोमर का बना होगा उसकी जो बाकी दो मोनोमर्स हैं उनके लिए उसकी क्या जो है वो रिएक्टिविटी है, वो किस वे में उन दोनों मोनोमर्स के साथ रिएक्ट कर सकता है, उसी को हम मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो बोलते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन अगर देखें तो मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ प्रोपेगेशन रेट कांस्टेंट्स। जो रेशो है रेट कांस्टेंट्स की, वो वेयर द रेडिकल फॉर्म्ड इन द ग्रोइंग चेन एडिड और रिएक्टेड टू द सेल्फ मोनोमर और द अदर मोनोमर, है ना। अब अगर इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, देखिए हमने बोला कि हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें कि मोनोमर्स हैं M1 और M2। कोपॉलीमर का जो मिक्सचर है उसमें मोनोमर्स हैं M1 और M2। तो अब कोपॉलीमराइजेशन हो रही है तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल्स भी होंगे, है ना। तो फ्री रेडिकल कौन कौन से हो सकते हैं, मोनोमर M1 से M1 रेडिकल बना होगा और 2 से M2 रेडिकल बना होगा, है ना। जो भी आपकी चेन चल रही है कि पहले आपके पास लेट अस सपोज जैसे कि हमारे पास है M1 रेडिकल, तो इसके साथ M2 जुड़ा होगा, हो सकता है फिर ये आला रेडिकल बन जाएगा, फिर इसके साथ M1 जुड़ेगा। इस तरह से आपका जो है चेन एक ग्रो करेगी। ओके, तो मान लो अब आपके पास ये दो रेडिकल हैं, एक है M1 रेडिकल, दूसरा क्या है M2 रेडिकल। तो M1 रेडिकल जो है वो, क्योंकि मिक्सचर में तो दोनों मोनोमर है ना, M1 भी है M2 भी है, तो M1 रेडिकल जो है वो M1 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और M2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर है। सिमिलरली M2 रेडिकल जो है वो भी दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, M1 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और M2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ना। अभी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे नहीं लिखी है, बस हमने ये लिखा है कर सकता है दोनों के साथ। ओके, तो अगर M1 रेडिकल जो है M1 मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है तो उसका जो रेट कांस्टेंट होगा दैट विल बी K11 कंसिडर कर लिया हमने। और अगर वो 2 के साथ रिएक्ट करता है तो उसका लिए हमने जो आपका रेट कांस्टेंट है उसको हमने लिख दिया K12। ओके, 1 यहाँ से और 2 इससे। ओके, सिमिलरली M2 रेडिकल के लिए भी अगर M2 रेडिकल जो है M1 के साथ रिएक्ट करता है देन इट विल बी K21, और ये अगर M2 के साथ ही रिएक्ट करता है देन इट विल बी K22, राइट। तो नेक्स्ट आता है जो रिएक्टिविटी रेशोज है मोनोमर M1 एंड M2 के लिए, वो हमने ले ली है R1 एंड R2, रिएक्टिविटी रेशोज को डिनोट करने के लिए R1 एंड R2। ठीक है, तो R1 और R2 अगर हमने लिखना है तो अभी हमने डेफिनेशन देखी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि मोनोमर रिएक्टिविटी जो है वो क्या होती है, रेशो ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ रेट कांस्टेंट्स, प्रोपेगेशन रेट कांस्टेंट के। क्यों, जैसे जब M1 रेडिकल जो है वो M1 मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा M1 रेडिकल आगे, है ना। इस केस में क्या बनाएगा M1 M2 रेडिकल। ठीक है, तो वो आपका प्रोपेगेशन रेट कांस्टेंट हुआ। तो क्या बोल रहा है कि उनकी रेट जो है वो रेट कांस्टेंट्स की रेशो है प्रोपेगेशन स्टेप के, जहां पर कि रेडिकल जो है सेल्फ मोनोमर के साथ ऐड होता है या फिर दूसरे मोनोमर के साथ ऐड होता है। तो वो हो गया आपका
रिएक्टिविटी रेशो। तो R1 के लिए क्या हुआ, R1 मतलब M1 रेडिकल जो है वो अपने के साथ ऐड कर रहा है तो K11, दूसरे के साथ ऐड कर रहा है तो रेट कांस्टेंट क्या होगा K12। सिमिलरली फॉर R2 सेल्फ के लिए क्या होगा, अपने आप मोनोमर के लिए क्या होगा K22 और दूसरे के लिए क्या होगा K21, हम यहाँ से देख सकते हैं ना। तो जनरली हमने अगर लिखना हो रिएक्टिविटी रेशो को किसी भी मोनोमर की, तो हम क्या लिख सकते हैं, सेल्फ एडिशन, मतलब कि जब रेडिकल जो है जिस मोनोमर का रेडिकल है वो अपने ही मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एडिशन, डिवाइडेड बाय क्रॉस एडिशन। क्रॉस एडिशन मतलब जिसका रेडिकल है वो अपने मोनोमर के साथ ना मिल करके दूसरे मोनोमर के साथ मिले, दैट इज नोन एज क्रॉस एडिशन। तो इन दोनों की रेशोज जो होती है दैट इज मोनोमर रिएक्टिविटी रेशो। ठीक है, उसको हमने R1 और R2 से डिनोट कर दिया है। तो लिखना हो कि R1 और R2 क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ M1 रेडिकल विद रिस्पेक्ट टू टू मोनोमर्स M1 एंड M2, इन दोनों मोनोमर्स के विद रिस्पेक्ट M1 रेडिकल की क्या रिएक्टिविटी है, वो R1 है। ओके, सिमिलरली रिएक्टिविटी ऑफ M2 विद रिस्पेक्ट टू M1 एंड M2 दैट इज R2। क्लियर है। तो अगर हम R1 और R2 की वैल्यूज़ को देखें तो उनके बेस पे हम डिफरेंट टाइप के कोपॉलीमर जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो उन मतलब कि अगर हम R1 और R2 की वैल्यूज़ को वेरी करते हैं तो जो कोपॉलीमर की फॉर्मेशन होगी या उसका जो बिहेवियर होगा वो भी आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अब हम डिफरेंट केसेस देख लेते हैं कि हमारे पास जो है R1 और R2 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो हमारे पास किस तरह का जो पॉलीमर है, कोपॉलीमर है वो बनता है। तो केस 1 में बोलता है कि अगर मैं R1 और R2 को 0 ले लेती हूँ, दोनों बराबर हैं, R1 और R2 दोनों ही क्या हैं, 0 हैं, तो उस केस में कैसा पॉलीमर बनेगा वो मैंने यहाँ लिख दिया है कि कौन सा बनेगा, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर बनेगा। कैसे बनेगा, तो हमें पता है कि R1 क्या है, K11 डिवाइड बाई K12, अभी देखा हमने है ना। अगर ये जो है 0 है तो इट मीन कि K11 जो है ये देखो ये यहाँ जाएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, K11 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली R2 जो है दैट इज K22 डिवाइड बाई K21 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब सेम यहाँ पे इसको यहाँ पे ले गए तो क्या बन गया, K22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो K11 है, K11 कब है, जब आपका M1 रेडिकल जो है M1 मोनोमर के साथ रिएक्ट करता है ना, तब उस केस में ये क्या है, 0 है। तो मतलब कि ये अपने मोनोमर के साथ नहीं जुड़ेगा, वो लिखा है यहाँ पे रेडिकल वॉन्ट रिएक्ट विद इट्स ओन मोनोमर, अपने के साथ नहीं जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये K11 जो है वो आपका क्या हो गया, अब 0 हो गया है ना, ये क्या हो गया है 0, और जो अब सिंपल हमारे पास क्या बचा है, यही वाला बचा। तो इसका मतलब कि M1 रेडिकल जो है वो M2 के साथ जुड़ेगा, और M2 रेडिकल जो है यहाँ पे भी K22 0 है, तो K22 आपका 0 हो गया है ना। तो आपके पास क्या बचा, K21, इट मीन कि M2 रेडिकल जो है वो M1 के साथ ही रिएक्ट करेगा। ओके, तो इस केस में जो आपके पास क्या होगा, जो रेडिकल बनेगा दैट विल बी लाइक, एक सेकेंड, दैट विल बी लाइक M1। ठीक है, M1 रेडिकल था वो किससे जुड़ा, M2 के साथ, फिर ये M2 रेडिकल बन जाएगा तो M2 की जो टेंडेंसी है वो किसके साथ जुड़ने की, M1 के साथ, तो ये M1, फिर M1 रेडिकल बना तो M1 के साथ कौन जुड़ेगा, M2 है ना। M2 रेडिकल अब यहाँ पे आ जाएगा तो M2 किसके साथ जुड़ेगा, M1। इस तरह से ये जो आपका कोपॉलीमर है वो बनता चलेगा। तो ये कैसे अल्टरनेट है ना, M1 रेडिकल, फिर M1 मोनोमर, फिर M2 M1 M2 M1 M2 फर्दर ऐसे। तो ये अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर जो है वो आपके पास बन जाता है यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमने काइनेटिक्स जब पढ़ी थी इसकी, तो काइनेटिक कोपॉलीमर इक्वेशन जब देखी थी तो वहाँ पे हमने एक इक्वेशन ड्राइव की थी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शंस, राइट। तो उस वो वाली इक्वेशन अगर आप देखेंगे, इक्वेशन नंबर 21 है जो मैंने लास्ट वीडियो में करवाई थी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू R1 F1 स्क्वायर प्लस F1 F2 डिवाइडेड बाई R1 इंटू F1 स्क्वायर प्लस
2F1 F2 प्लस R2 F2 स्क्वायर वो है। तो मैंने वहाँ पे क्या किया, R1 और R2 की वैल्यूज पुट कर दी, R1 की जगह भी 0 लिख दिया, R2 की जगह भी 0 लिख। तो जब हमने यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू 0 0 पुट कर दी तो हमारे पास क्या बन गया, F1 कैपिटल F1 इज इक्वल टू F1 F2 डिवाइड बाई 2F1 F2, और यहाँ से जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच गया 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो कैपिटल F1 की वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास आ रही है 0.5। अब हमारे पास जो F1 था वो हमें पता है कि क्या था, वो मोनोमर जो मोल फ्रैक्शन है मोनोमर M1 का इन द मिक्सचर ऑफ कोपॉलीमर, ठीक है, जो हमारे पास टोटल कोपॉलीमर था उसमें M1 की क्या कंपोजिशन है, दैट इज F1 मोल फ्रैक्शन था ये, ठीक है, आप वहाँ पीछे देख सकते हो इस चीज़ को। तो वो हमारे पास 0.5 आ रही है, तो मीन कि वो M1 जो है वो भी 0.5 है और जो M2 है वो भी 0.5, मतलब दोनों की जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू। यहाँ से F2 की वैल्यू निकालेंगे वो भी हमारे पास क्या आएगी, 0.5 आएगी, है ना। उन दोनों को हम जब प्लस करते हैं मोल फ्रैक्शन को तो 1 आता है, तो इट मीन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज हाफ हाफ। और वही हमने देखा भी ऊपर कि हमारे पास जो है ये अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरह के जो कोपॉलीमर होते हैं वो एग्जाम्पल हमारे पास क्या हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सर्टन ऑलिफिन्स के जो कोपॉलीमर बनते हैं वो है, साइक्लो ऑलिफिन्स और बिनाइल कंपाउंड्स हैं, इनके जो कोपॉलीमर्स होते हैं वो हमारे पास इस टाइप के बनते हैं, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट केस नेक्स्ट 2 है जो, उसमें हमने क्या लिया है कि R1 और R2 दोनों इक्वल हैं विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो इस केस में किस तरह का जो कोपॉलीमर है, यहाँ पे हमारे पास बनता है रैंडम कोपॉलीमर। तो देखते हैं कि रैंडम कोपॉलीमर कैसे बनता है। तो R1 अगर हमारे पास जो है K11 डिवाइड बाई K12 है विच इज इक्वल टू 1, तो इट मीन कि ये दोनों K1 इज इक्वल टू K12 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली R2 के लिए जब हम K22 डिवाइड बाई K21 इज इक्वल टू 1 लिखेंगे तो यहाँ से K22 इज इक्वल टू K21 बन जाएगा। क्लियर है। इट मीन कि जो हमारे पास, अब देखो ये दोनों ही जो हैं हमारे पास रेट कांस्टेंट वो इक्वल हैं। इट मीन कि M1 रेडिकल जो है उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी है M1 के साथ जुड़ने की भी और M2 मोनोमर के साथ जुड़ने की भी, ठीक है, इक्वली वो उससे जुड़ सकते हैं। सिमिलरली M2 जो है उसकी भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है M1 और M2 के साथ जुड़ने की, मतलब कि यहाँ पे जो आपका फ्री रेडिकल है उसकी कोई भी जो है वो प्रेफरेंस नहीं है अपने मोनोमर के लिए, वो दोनों से जुड़ सकता है बराबर। ओके, तो जब इस तरह से होता है तो वो किसी से भी जुड़ सकता है। लेट अस सपोज कि मान लो मेरे पास पहले था M1, अब इसका मन कर गया कि उसने, ये रेडिकल था है ना, इसका मन कर गया कि ये M1 के साथ जुड़ेगा, तो फिर से हमारे पास क्या बना, M1 रेडिकल। अब इसका मन कर रहा है कि मैंने M1 के साथ नहीं जुड़ना, मैंने M2 के साथ जुड़ जाना है, फिर हमारे पास ये M2 रेडिकल बनेगा। तो M2 रेडिकल का भी मन कर रहा है कि मुझे अब जो है वो M1 के साथ जुड़ना है, M2 के साथ जुड़ना है, तो M2 के साथ जुड़ गया। फिर उसका मन कर रहा है कि मैंने M2 के साथ जुड़ना, तो फिर ये आ गया, है ना। फिर उसका मन कर रहा है कि नहीं अब बहुत हो गया M2 के साथ, अब मेरे को किससे जुड़ना है, M1 के साथ। तो अब फिर से वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है। तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, रैंडम सा एक सीक्वेंस बन रहा है, कोई भी यहाँ पे पर्टिकुलर सीक्वेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। क्लियर है। तो इस तरह का जो यहाँ पे कोपॉलीमर बनता है दैट इज रैंडम कोपॉलीमर। ओके, तो अब इनके पास देखो जो मोनोमर के रेडिकल्स थे यहाँ पे, उनकी अपने मोनोमर के लिए तो कोई प्रेफरेंस थी नहीं, है ना। तो अब ये दोनों के लिए बराबर प्रेफरेंस है, तो ये चीज़ तो डिसाइड नहीं कर पा रही है मेनली कि किस तरह का हमारे पास कोपॉलीमर जो है वो ज़्यादा अच्छे से बनेगा, है ना। बनना रैंडम है, लेकिन ये चीज़ भी किसके ऊपर ज़्यादा मेन डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन पे, कि कौन सा मोनोमर जो है ज़्यादा है, M1 ज़्यादा है कि M2 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा होगा कॉन्सेंट्रेशन में उसके साथ वो ज़्यादा जुड़ेगा, तो उस तरह का रैंडम कोपॉलीमर जो है आपके पास यहाँ पे बनेगा। और इस टाइप, और यही होता है हमारे पास जो जर्नल हमारी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है उसमें इसी तरह से जुड़ता है। कोई आपके पास एक पर्टिकुलर
परफेक्टली जो है वो अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर बनाने की या पर्टिकुलरली को ब्लॉक पॉलीमर बनाने की हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेक्निक्स नहीं होती हैं। जो हमारे पास नॉर्मल पॉलीमराइजेशन है उसमें हमारे पास इसी तरह से पॉलीमराइजेशन होती है कि वो अपने के साथ भी जुड़ सकता है, दूसरे के साथ भी जुड़ सकता है। तो वो मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो इसको हम जो है वो आइडियल या फिर एजियोट्रॉपिक को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। समझ गए बात? ठीक है। तो इससे क्या है, हमारे पास जो मोनोमर है वो रैंडम सीक्वेंस में ही अरेंज होते हैं और रैंडम कोपॉलीमर की फॉर्मेशन होते हैं। ये हम इक्वेशन नंबर 21 जो हमारी मोल फ्रैक्शन वाली जो इक्वेशन है कोपॉलीमर इक्वेशन से जो हमने ली है उससे भी हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे? F1 की वैल्यू है, अब R1 और R2 की वैल्यूज पे आपने क्या पुट कर देना है 1। तो मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया, इधर भी 1 पुट किया। तो मेरे पास क्या बन गया, ये F1 ये F1 स्क्वायर प्लस F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 प्लस F2। जब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँगी तो क्या होगा, यहाँ से F1 कॉमन लिया, अंदर क्या बच जाएगा F1 प्लस F2। नीचे ये जो है ये वाली टर्म जो है इसको हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली F1 प्लस F2 और एक और F1 प्लस F2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, F1 डिवाइड बाई F1 प्लस F2। क्लियर है? अब हमें पता है कि F1 प्लस F2 जो है मोल फ्रैक्शंस है ना, ये क्या है हमारे पास मोल फ्रैक्शन है मिक्सचर में। ओके, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो मैं डिटेल में करवा चुकी हूँ कि कैपिटल F1 क्या है और स्मॉल f1 क्या है, ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हो आराम से। ओके, तो जब ये हमारे पास 1 आ जाएगा तो हमारे पास सिंपल क्या बचा F1। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, F1 इज इक्वल टू स्मॉल f1। सिमिलरली अगर मैं F2 के लिए कैलकुलेट करूँ तो वहाँ पे जो हमारा F2 है वो भी आएगा किसके बराबर, F2 के बराबर। समझ गए बात? तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि जितना आपके पास मोनोमर M1 की कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही हमारे पास जो है वो कोपॉलीमर का जो है वो कॉम्पोजिशन होगा उसमें। समझ गए बात? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F1 और कैपिटल F1 और स्मॉल f1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्लियर? नेक्स्ट है केस 3। केस 3 में हम ले रहे हैं कि R1 जो है वो ग्रेटर देन है 1 से एंड R2 जो है वो लेस देन है 1 से। ठीक है, करिए वैल्यूज पुट। तो R1 K11 डिवाइड बाई K12 इज ग्रेटर देन 1। इट मीन कि K11 जो है वो K12 से बड़ा है। तो अगर K11 बड़ा है K22 से तो हमारे पास क्या था, हमने बनाया था यहाँ पे अभी यहाँ पे देखिए ये ऐसे था ना कि M1 रेडिकल से हम बना रहे थे कि M1 जुड़ेगा या M2 जुड़ेगा, K111 और K12। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि K11 ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू K12। तो क्या होगा, M1 रेडिकल जो है वो M1 से जुड़ेगा। समझ गए बात? सिमिलरली अब R2 जो है दैट इज इक्वल टू K22 डिवाइड बाई K21 लेस देन 1। इट मीन अब जो M2 रेडिकल है वो M1 से जुड़ेगा या M2 से। हमने बोला कि K21 और K22, यहाँ पे जो K22 है वो कम है K21 से, मतलब कि ये बड़ा है। तो M21 रेडिकल किससे जुड़ेगा, M1 से जुड़ेगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे भी प्रेफरेंस किसकी रहेगी, M2 रेडिकल की M1 के लिए। M1 रेडिकल की भी किसके लिए रहेगी, M1 की, है ना। तो जो भी हमारे पास बनेगा यहाँ पे पॉलीमर, मान लो कि जैसे ये था M1 था, इसने जुड़ना भी M1 से ही है, फिर उसकी रेडिकल ने M1 से ही जुड़ना है, फिर उसकी प्रेफरेंस M1 के लिए है। अब मान लो कि बीच में वो कहीं थोड़ा बहुत M2 से जुड़ गया तो M2 की जो प्रेफरेंस है वो भी किसके लिए, M1 के लिए, M1 ऐसे ही। तो अब हमें यहाँ के देखने को क्या मिल रहा है कि M1 का जो है ना कॉम्पोजिशन वो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। तो जो कोपॉलीमर यहाँ पे बनेगा उसमें M1 जो होगा वो उससे रिच होगा। ठीक है, कोपॉलीमर विल बी रिचर इन M1 मोनोमर। क्लियर है? नेक्स्ट है केस नंबर 4, जहाँ पे कि हमने केस 3 से बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस ले ली हैं, जिसमें कि R1 लेस देन 1 और R2 ग्रेटर देन 1।
तो जब R1 जो है वो लेस देन 1 है तो उस केस में क्या हो जाएगा, K11 इज लेस देन K12। इसका मतलब कि जो मोनोमर M1 है वो अपने मोनोमर से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, मोनोमर सेकंड से। ठीक है, जब R2 ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब K22 ग्रेटर देन K21, मतलब कि जो M2 रेडिकल है उसकी भी प्रेफरेंस किसके के लिए है, M2 रेडिकल के लिए है। क्लियर है। तो अब दोनों ही रेडिकल्स की जो प्रेफरेंस है वो M2 रेडिकल M2 मोनोमर के लिए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कोपॉलीमर यहाँ पे बनेगा वो किस में रिच होगा, M2 मोनोमर में रिच होगा। क्लियर है। अब आता है केस नंबर 5। केस नंबर 5 में R1 जो है वो लेस देन 1 है और R2 भी लेस देन 1 है, लेकिन यहाँ पे और भी डिफरेंट कंडीशंस आती हैं जिसमें कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर ये लेस देन 1 है, ये भी लेस देन 1 है, तो उसमें और आगे क्या क्या कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो दोनों ही लेस देन 1 है। ठीक है, ये भी लेस देन 1, मतलब कि K11 जो है लेस देन K12। ओके, तो इसका मतलब कि M1 रेडिकल जो है वो किससे जुड़ेगा, M2 रेडिकल से, है ना। अब यहाँ पे देखें तो K22 लेस देन K21, तो इसका मतलब कि M2 रेडिकल जो होगा वो 1 से जुड़ेगा, है ना। वो किससे जुड़ेगा, 1 से जुड़ेगा। तो जो भी रेडिकल है वो अपने मोनोमर से नहीं जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा, अपोजिट मोनोमर से, दूसरा जो मोनोमर होगा उससे वो जुड़ेगा। तो जो जहाँ पे लास्ट में M1 होगा उसके बाद M2 आएगा, जब M2 रेडिकल बन जाएगा तो उसके बाद क्या आएगा, आपका M1 रेडिकल आएगा। क्लियर है। वैसे तो हम ये सारी कंडीशन, अब ये जो केस 5 था ना उसी के अंडर जो है सब कंडीशंस भी हम देख लेते हैं। वैसे तो हम इन सारी चीज़ों को पहले भी देख चुके हैं, क्योंकि अब हमने बस यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है कि दोनों जो है वो लेस देन 1 है ना। लेकिन ये क्या है, अगर लेस देन 1 भी हैं तो ये बराबर भी तो हो सकते हैं ना। मान लो कि R1 भी 0.9 है और R2 भी क्या है, 0.9 है, हो सकता है ना। सिमिलरली आपका जो है वो R1 R2 से छोटा भी हो सकता है, और R1 जो है वो जैसे कि मान लो कि ये R1 अगर 0.8 है तो R2 0.9 हो सकता है, लेकिन है तो लेस देन 1। सिमिलरली यहाँ पे कि R1 जो है 0.9 और R2 0.8, तो ये कुछ भी हो सकता है ना। तो इन चीज़ों को आप पहले जो हमने कंडीशंस करी हैं उनसे भी कोरिलेट कर सकते हो। ओके, तो इनको सब कंडीशन में लेते हैं अभी फ़िलहाल, कि अगर R1 इज इक्वल टू R2 होता है, हमने पहले भी देखा कि वहाँ पे हमने एक जगह पे R1 R2 को 0 ले लिया था और दूसरे केस में हमने R1 और R2 को इक्वल लेके 1 ले लिया था। ठीक है, तो जब हमारे पास जो है R1 और R2 को जब हमने इक्वल लेके 0 कर दिया था ना, तो हमारे पास कैपिटल F1 की वैल्यू क्या आई थी, 0.5 आई थी, है ना। बस अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि R1 और R2 जो है वो लेस देन 1 भी हैं, ये कंडीशन भी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इस केस में बोलता है कि जो कोपॉलीमर बनता है ना वो रिच होता है M1 में। ठीक है, कहाँ तक, जब तक कि आपकी वैल्यू 0.5 तक नहीं पहुँच जाती, N1 की वैल्यू 0.5 तक नहीं पहुँच जाती। और उसके बाद क्या है, अब कोपॉलीमर जो है वो M2 में रिच हो जाता है। ठीक है, आफ्टर 0.5। ओके, तो कोपॉलीमर विल हैव इक्वल नंबर ऑफ M1, क्योंकि पहले उसमें M1 ज़्यादा था, फिर उसके बाद क्या ज़्यादा हो गया, M2 हो गया, बट बोथ ऑफ देम दे विल बी अरेंज्ड इन अ रैंडम सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके पास कोपॉलीमर की फॉर्मेशन हुई है, सेम मोनोमरिक कंपोजिशन है, तो उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। और N1 की वैल्यू अगर हमने निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, 1 माइनस R2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस R1 माइनस R2। क्लियर है। तो सेकंड केस मान लो, अब दोनों जो है लेस देन 1 है, लेकिन उसमें भी R1 जो है वो लेस है R2 से, तो उस केस में जो है एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन जो है वो आपकी और डिक्रीज हो जाती है 0.5 से। ऊपर वाले केस में क्या थी, वो 0.5 पे थी, है ना, अब उसमें और भी कम हो जाती है। अच्छा, जब हमारे पास जो है R1 ग्रेटर हो जाता है R2 से, लेकिन दोनों लेस देन 1 है, ये याद रखना। तो इस केस में एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। समझ गए बात। नेक्स्ट केस 6 है ना, तो केस 6 में हम ले रहे हैं कि व्हेन R1 इज ग्रेटर देन 1 एंड R2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। पहले दोनों छोटे थे, अब दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो R1 अगर ग्रेटर देन 1 है तो इट मीन
K11 इज ग्रेटर देन K12, तो मतलब कि मोनोमर 1 की जो टेंडेंसी है वो किससे जुड़ने की है, M1 से। सिमिलरली R2 के लिए जब ग्रेटर देन 1 होगा तो K22 ग्रेटर देन K21, इट मीन K मोनोमर M2 जो है वो उसकी टेंडेंसी अपने मोनोमर से ही मिलने की है, ठीक है। तो अब क्या है, बोथ रेडिकल्स प्रेफर देयर ओन मोनोमर, अपने ही मोनोमर के साथ उसको जुड़ना है ना। तो अगर अपने मोनोमर के साथ उसको जुड़ना है तो इट मीन कि M1 अगर होगा तो M1 से ही जुड़ेगा, फिर वो M1 से जुड़ेगा, फिर वो M1 से जुड़ेगा, तो ऐसे ही बनता रहेगा, तो होमोपॉलीमर बन गया। सिमिलरली M2 जैसे कि मैंने यहाँ पे भी शो किया हुआ है ना, दो मिक्सचर बनेगा दो होमो पॉलीमर्स का। लेकिन बोलता है कि ये होमोपॉलीमर तो नहीं बनने चाहिए, तो फिर कैसे होने चाहिए, ब्लॉक कोपॉलीमर होने चाहिए। मतलब कि ये जुड़ आपस में जुड़े, दो तरीकों से जुड़ सकते हैं ना, कि ऐसे ऐसे, और बीच में बाई चांस की थोड़ा सा जो है M2 आ गया, तो जब M2 आया तो वो भी अपने अपने से जुड़ेगा, फिर बाई चांस मान लो कि M1 आया, तो ये तो दो तरह से पॉसिबिलिटीज़ है, होमोपॉलीमर की चेन्स बने या फिर ऐसा बने। तो होमोपॉलीमर चेन्स बनने की तो टेंडेंसी ज़्यादा नहीं होती है, तो हमारे पास किस तरह का बनता है, ब्लॉक कोपॉलीमर यहाँ पे बनता है। देन आता है केस 7, जब हमने R1 और R2 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से कोई एक को 0 लिया। पहले तो हमने दोनों को ही 0 लिया था, तो उस केस में तो कैपिटल F1 इज इक्वल टू स्मॉल f1 आ रहा था हमारे पास, है ना। अब इन दोनों में से कोई एक 0 लेना है, तो या तो K11 इज इक्वल टू 0 होगा या तो K22 इज इक्वल टू 0 होगा, है ना। मतलब कि मोनोमर M1 रेडिकल जो है वो अपने मोनोमर के साथ नहीं जुड़ेगा, मतलब कि सेकंड से जुड़ेगा, और सेकंड वाला जो है वो अपने से नहीं जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, फर्स्ट से जुड़ेगा, है ना। तो उस केस में जो पॉलीमर आपके पास बनता है वो पर्टिकुलरली एजिट्रोपिक कॉम्पोजिशन का ही बनता है। तो अब मान लो कि अगर मोल फ्रैक्शन जो है मोनोमर का विद 0 रिएक्टिविटी रेशियो से है, तो क्या होगा, ये बिलो द एजिट्रोपिक कॉम्पोजिशन में आएगा, ठीक है। 0 रिएक्टिविटी रेशियो है तो किससे नीचे आएगा, एजिट्रोपिक कॉम्पोजिशन से आएगा। तो एजिट्रोपिक कोपॉलीमर अलोंग विद होमोपॉलीमर विल बी फॉर्म, यहाँ पे होमोपॉलीमर बनने के फिर चांसेस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और अगर मोल फ्रैक्शन जो है मोनोमर का मोर होता है देन द एजियोट्रोपिक कॉम्पोजिशन, देन एजियोट्रोपिक कोपॉलीमराइजेशन अकर until the copolymer is consumed, जब तक कि कोपॉलीमर जो है कंज्यूम नहीं हो जाता। और एक्सेस ऑफ मोनोमर जो है विद 0 रिएक्टिविटी रेशियो वो रिमेन अनपोलराइज्ड ही अनपोलीमराइज्ड ही रहता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस आप वहाँ पे देख सकते हो। तो अब हम जो है ये सारे कंडीशन जितनी हमने अभी देखी मोनोमर रिएक्टिविटी की, वो हम एक ग्राफ की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो ये हम ग्राफ एक बना रहे हैं बिटवीन कैपिटल F1 और स्मॉल f1 के। कैपिटल F1 जो है वो मोल फ्रैक्शन है मोनोमर M1 का इन कोपॉलीमर, ठीक है। और स्मॉल f1 जो है वो मोल फ्रैक्शन है मोनोमर M1 का इन मोनोमर मिक्सचर्स, ठीक है। तो इसमें हम केस 1 हमने डिस्कस किया था, दैट इज R1 इज इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू बोथ ऑफ दीज आर इक्वल टू 0, दोनों भी बराबर हैं और दोनों ही किसके बराबर हैं, 0। उस केस में हमारे पास जो कैपिटल F1 था दैट कम्स इक्वल टू 0.5। तो अगर मैं ये ग्राफ जो है 0 और 1 के बीच में प्लॉट कर रही हूँ तो ये हमारा 0.5 है, तो ये स्ट्रेट लाइन और कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वो कितनी आ रही है। जब भी हम F1 की कॉन्सेंट्रेशन को वेरी कर रहे थे तो वो कैपिटल F1 क्या है, 0.5 ही रहेगा, वो इस तरह से ले लिया हमने, ओके। सेकंड केस था R1 इज इक्वल टू R2 विच इज इक्वल टू 1, दोनों जो है वो 1 के बराबर हैं और खुद भी बराबर हैं। उस केस में हमने बोला था कि हमारे पास जो कैपिटल F1 है दैट इज इक्वल टू स्मॉल f1, मतलब कि जैसे जैसे हम f1 स्मॉल f1 को वेरी करेंगे वैसे वैसे हमारा f1 भी इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वो क्या है, ये वाली लाइन, ब्लैक लाइन, ओके। नेक्स्ट थर्ड केस की जब हमारे पास R1 जो है वो ग्रेटर देन 1 है और R2 जो है वो लेस देन 1 है, उस केस में हमारे पास क्या आया था, जो कोपॉलीमर बनेगा वो हमारा M1 मोनोमर की कॉन्सेंट्रेशन उसमें जो है वो ज़्यादा होगी। तो मतलब M1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो मतलब हमारा जो ग्राफ है वो इस ब्लैक वाली लाइन से ऊपर आएगा, क्योंकि ये M1 की कॉन्सेंट्रेशन जो है कोपॉलीमर में वो इंक्रीज हो रही है, तो ये इस तरह से हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है। फोर्थ केस है कि जब हमारा R1 लेस देन 1 है और R2 जो है ग्रेटर देन 1 है, तो
इस केस में जो हमारा कोपॉलीमर बना था वो M2 में रिच था। M2 में रिच है तो मतलब M1 में कम होगा, तो M1 में अगर कम है तो ये देखिए ये डिक्रीज के साथ हमने दिखाया है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है वो M2 कोपॉलीमर रिच है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ केस हमने लिया था जहाँ पे R1 लेस देन 1, R2 भी लेस देन 1, और उसमें हमने डिफरेंट केसेस देखे थे। ठीक है, तो वो केसेस हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर तो मैं यहाँ पे इसी केस में ले लेती हूँ जैसे कि R1 जो है वो लेस देन R2 है। ओके, तो इस केस में क्या आएगा हमारे पास, R1 जो है वो लेस देन R2 है, तो क्या आएगा हमारे पास ये इस तरह से, ये कि पहले वो M1 में रिच होता है पर एक ऐसी कॉन्सेंट्रेशन आती है जिसके बाद जो है एजिट्रोपिक कॉन्सेंट्रेशन है ये यहाँ पे। ओके, इससे फिर जो है M2 में रिच होना शुरू हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट फिर उसी के सब केसेस हमने पढ़े थे कि R1 इज इक्वल टू R2, जब R1 R2 के बराबर होगा तो उस केस में जो हमारे मोनोमर रिच जो था वो 0.5 पे था, तो ये था वो। ठीक है, ये हमारा R1 इज इक्वल टू R2। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि R1 जो है वो लेस देन 1 है, R1 जो है वो लेस देन 1 है, इट मीन कि वो मोनोमर M1 में रिच है ये। ठीक है, बट जैसे ही वो यहाँ से इसी पर्टिकुलर पॉइंट तक वो रहता है M1 के इसमें रिच, पर जैसे ही वो R2 जो है लेस देन 1 हो जाता है तो वो किस में रिच हो जाता है, M2 में रिच हो जाता है। तो इस तरह से जो है हम इसका जो है वो ग्राफ के हेल्प से भी इसको हम डिस्कस कर सकते हैं मोनोमर रिएक्टिविटी को। तो आई होप आपको जो है मोनोमर रिएक्टिविटी और उसके डिफरेंट केसेस और फिर उसके हेल्प से हम कोपॉलीमर इक्वेशन को जो है हेल्प से कॉम्पोजिशन भी कोपॉलीमर की बता पा रहे हैं। तो आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।